हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKLCC एजुकेशनल ग्रुप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MKLCC ग्रुप पर। तो अगर आप भी इस बार इंटरमीडिएट की परीक्षा दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए फाइनल रिवीजन सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें आप लोगों को बायोलॉजी के सभी चैप्टर से चैप्टर वाइज महत्वपूर्ण VVI प्रश्नों का डिस्कशन कराया जा रहा है। अगर आप लोगों को अभी भी बायोलॉजी से डर लग रहा है तो इस वीडियो सीरीज को जरूर देखें, क्योंकि 100% प्रश्न इसी सीरीज से आने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं। जो भी स्टूडेंट आज पहली बार हमारे इस चैनल से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें, ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं और आज के क्लास में हम लोग चैप्टर 3 एवं 4 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं उसका डिस्कशन करेंगे। और ध्यान देंगे, इस क्लास का मेरा लक्ष्य यही है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का डिस्कशन कराया जाए, इसलिए क्लास कुछ फास्ट रहेगी। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और अंत तक जरूर जुड़े। आज हम लोग चैप्टर 3 और 4 का डिस्कशन करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट पिछले क्लास को नहीं देखे हैं, क्योंकि 2 क्लास हो चुके हैं, तो उसे आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो देख सकते हैं बाबू, चैप्टर 3 को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आ गया आप लोग के सामने चैप्टर 3, जिसका नाम है मानव प्रजनन। मानव प्रजनन से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे इसका डिस्कशन करेंगे। और खास बात यह है, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का डिस्कशन, क्योंकि अब आप लोग का एग्जाम है नजदीक आ गया है, इसलिए यह क्लास लेकर आए हैं क्विक रिवीजन सीरीज। चलिए ये रहा क्वेश्चन 1। कहा जा रहा है किस जनन परत में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। तो याद रखेंगे मेजोडर्म में रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। निम्नांकित में कौन द्विगुणित संरचना है। तो याद रखेंगे युग्मनज है जो द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुक्राणु किसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। तो याद रखेंगे शुक्राणु एक्रोसोम के स्राव, याद रखेंगे शुक्राणु एक्रोसोम से जो स्राव होती है उसकी मदद से जोना पेल्यूसिड को विभेदित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जा रहा है एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या होती है। तो याद रखेंगे 400। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। इस प्रश्न में ढेर सारे विद्यार्थियों को कंफ्यूजन होती है, कोई बोलते हैं 4000, कोई कुछ। आप लोग ध्यान रखेंगे, इस प्रश्न का सही उत्तर है 400। एक स्वस्थ महिला के पूरे जीवन काल में उत्पन्न कुल अंडों की संख्या 400 होती है। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों पे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि उन्हें भी बायोलॉजी में अगर तैयारी में कुछ कमी रह गई है तो इस वीडियो सीरीज से उस तैयारी को पूरा कर लें। इसलिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर ध्यान दे बाबू, इसको आपको देखने में कठिनाई हो रही है तो आप लोग ईयरफोन लगाकर ध्यान से कम सुने, आपको यहीं पर प्रश्न का उत्तर याद हो जाएगा और बोर्ड एग्जाम में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करके आएंगे। इसलिए आप लोग ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं। याद रखेंगे आनुवांशिक कूट में कुल 64 अर्थात 64 कूट होते हैं। याद रखेंगे आनुवांशिक कूट में कुल कितने कूट होते हैं, तो 64। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है द्विगुणित संरचना है क्या। तो याद रखेंगे द्विगुणित संरचना है जो द्वितीयक केंद्रक है। याद रखेंगे द्वितीयक केंद्रक है जो द्विगुणित संरचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जिब्रेलिन क्या है। तो याद रखेंगे जिब्रेलिन वृद्धि एंजाइम है। जिब्रेलिन क्या है, वृद्धि एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। कहा जा रहा है
सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है किसमें? तो याद रखेंगे वृषणों में। वृषणों में सर्टोली कोशिकाएं पाई जाती है। आज हम लोग चैप्टर 3 एवं 4 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे हैं, वीवीआई प्रश्न बन रहे हैं, सभी का डिस्कशन करेंगे। और ध्यान देंगे, इस क्लास की खास बात यह है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का डिस्कशन, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े रहे हैं। एग्जाम में आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है इस क्लास से। और जो भी विद्यार्थी पिछले 2 क्लास को नहीं देखे हैं इस क्विज रिवीजन सीरीज को, तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वीडियो डाला हुआ है, अपलोड है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं। ग्राफियन फॉलिकल पाए जाते हैं किसमें? तो याद रखेंगे ग्राफियन फॉलिकल मेढक के अंडाशय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर है मेढक के अंडाशय में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गैमेट निर्माण को कहते हैं। गैमेट निर्माण को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। गैमेट निर्माण को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो याद रखेंगे वृषण। क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर है वृषण में उत्पत्ति होती है नर हार्मोन्स की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? एक्रोसोम इनमें से किसका संभाग है? तो याद रखेंगे मानव शुक्राणु के सिर का एक्रोसोम भाग है। याद रखेंगे मानव शुक्राणु के सिर का एक्रोसोम भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? तो याद रखेंगे गर्भाशय मादा अर्थात स्त्री जननांग से है। हम लोग इस क्विक रिवीजन सीरीज से आप लोग को जल्द से जल्द समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का रिवीजन करवा रहे हैं, इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े रहें और दोस्तों पर भी शेयर करें। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आप लोग भी हमें सपोर्ट करें ताकि सभी विषय की क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आए। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आते हैं? इनमें से कौन सी तकनीक पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है? तो याद रखेंगे अंतःगर्भाशय युक्ति। अंतःगर्भाशय युक्ति है जो पात्रे निषेचन के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंतःगर्भाशय युक्ति। आप लोग जरूर इसे ध्यान से सुने। एग्जाम से पहले एक बार सभी सीरीज को देख ले। आप लोग को इस क्विक रिवीजन सीरीज के माध्यम से 2000 प्लस क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग 50 में 50 सही करके आएंगे और ये मुझे वादा है, ये गारंटी देते हैं कि 100% प्रश्न इसी रिवीजन सीरीज से आने वाले हैं। इसलिए आप लोग जरूर इस सीरीज को देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे बाबू एक्रोसोम कहते हैं। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? एक्रोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो याद रखेंगे अंडकोश में। नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहां से होती है? तो अंडकोश से। याद रखेंगे अंडकोश में नर हार्मोन की उत्पत्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 17 कोशिकाएं जो एंड्रोजोन्स का स्रवण करती है क्या कहलाती है? कोशिकाएं जो एंड्रोजोन्स का श्रवण करती है क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे जनन कोशिकाएं। क्या कहलाती है? जनन कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण होता है किसके द्वारा? तो याद रखेंगे अंड जनन द्वारा। अंडाशय से अंडाणुओं का निर्माण अंड जनन द्वारा होता है। जो भी स्टूडेंट इसके 2 सीरीज पहले वाले सीरीज को नहीं देखें तो आप लोग हमारे चैनल पर जाएं, दोनों सीरीज अपलोड है। पहला सीरीज में चैप्टर 1 से लगभग 60 से 70 प्रश्नों का रिवीजन करवाया गया है और सेकंड सीरीज में चैप्टर 2 से। आज का जो सीरीज है उसमें हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से रिवीजन करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े बाबू। अगर दिक्कत हो रही है तो ईयरफोन लगाकर कम से कम ध्यान से सुने, आप लोग को याद हो जाएगा। इसलिए आप लोग अंत तक जरूर जुड़े और अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉपर्स। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है क्या? प्रोजेस्टेरोन। याद रखेंगे, प्रोजेस्टेरोन है जो कॉपर ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन है। ध्यान से देखें इस प्रश्न को। कॉपर्स ल्यूटियम के द्वारा स्रावित होने वाला हार्मोन कौन है बाबू? तो प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व कहलाता है क्या? कैपेसिटेशन। याद रखेंगे, कैपेसिटेशन। अंडाणु के भेदने से पूर्व शुक्राणु का परिपक्व क्या कहलाता है? कैपेसिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 कहा जा रहा है प्रथम लैंगिक जनन अंग है। प्रथम लैंगिक जनन अंग है तो याद रखेंगे प्रथम लैंगिक जनन अंग वृषण है। क्या है? वृषण प्रथम लैंगिक जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन मानव में निषेचन होता है। मानव में निषेचन होता है कहाँ होता है? फैलोपियन नलिका में। याद रखेंगे, मानव में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 मानव मादा का गर्भकाल होता है। मानव मादा का गर्भकाल होता है तो याद रखेंगे 9 माह। मानव मादा का गर्भकाल 9 माह का होता है। और अगर आप लोग इस पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाए। जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से जुड़कर सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। और भी महत्वपूर्ण स्टडी मटेरियल भेजे जा रहे हैं, मॉडल पेपर, स्टडी मटेरियल, हैंड राइटिंग नोट्स सभी के सभी ग्रुप में भेजे जा रहे हैं, इसलिए आप लोग जरूर जुड़े और दोस्तों को भी बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लैंडिंग कोशिकाएं पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? लैंडिंग कोशिकाएं। तो याद रखेंगे लैंडिंग कोशिकाएं वृषण में पाई जाती है। लैंडिंग कोशिकाएं किसमें पाई जाती है? वृषण में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? अंडवाहिनी का अंतिम भाग क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे इस्थमस कहलाता है अंडवाहिनी का अंतिम भाग। याद रखेंगे अंडवाहिनी का अंतिम भाग इस्थमस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो LH। याद रखेंगे LH के प्रभाव से अंडोत्सर्जन की क्रिया होती है। याद रखेंगे अंडोत्सर्जन की क्रिया किसके प्रभाव से होती है? तो LH। याद रखेंगे बाबू। और इस क्लास का मेरा लक्ष्य है, आप लोग ध्यान देंगे, इस क्लास का मेरा लक्ष्य है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों का डिस्कशन करवाया जाए, क्योंकि आप लोग के पास बहुत ही कम समय बचा है। इसलिए आप लोग जरूर इस क्विक रिवीजन सीरीज को देखें और कम से कम समय में पूरी तैयारी कर लें। अगर आप लोगों ने एक साल में कुछ भी नहीं पढ़ा है बायोलॉजी में तो इस क्विक रिवीजन सीरीज को जरूर देखें, सभी रिवीजन सीरीज को जरूर देखें। मुझे पूरा विश्वास है आप लोग ऑब्जेक्टिव में एक भी प्रश्न का उत्तर गलत नहीं करके आएंगे, इसलिए आप लोग जरूर देखें और अंत तक बने रहें। कहा जा रहा है फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होते हैं। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग होते हैं। क्या होते हैं बाबू? तुम्बिका होते हैं। फैलोपियन नलिका का अंडाशय से निकटस्थ भाग क्या होते हैं? तुम्बिका होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं। मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में होते हैं। क्या होते हैं? तो फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। याद रखेंगे मनुष्य के शुक्रिय प्लाज्मा में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं? फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम। याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर फ्रुक्टोज, कैल्शियम तथा कुछ एंजाइम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है। यौना आरंभ के समय प्रथम आवर्त चक्र कहलाता है तो याद रखेंगे रजोदर्शन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। क्या? तो याद रखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया है जो स्तनधारी के शुक्राणु के मध्य भाग में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? गर्भाशय के भीतरी स्तर को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे एंडोमेट्रियम कहते हैं गर्भाशय के भीतरी स्तर को। याद रखेंगे गर्भाशय के भीतरी स्तर को एंडोमेट्रियम कहते हैं। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 32, स्त्रियों के द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है, तो याद रखेंगे एस्ट्रोजेन द्वारा स्त्रियों में द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का नियंत्रण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नेत्र लेंस बनता है, तो याद रखेंगे नेत्र लेंस एक्टोडर्म से बनता है। याद रखेंगे नेत्र लेंस एक्टोडर्म से बनता है। और यह क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा है, वीडियो को लाइक करें, आप लोग भी हमें सपोर्ट करें बाबू, ताकि इसी तरह से और भी क्विक रिवीजन सीरीज लेकर आते रहे। वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? तो मोडुला कहलाती है भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं। शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? स्पर्मेटागोनियल कोशिका। याद रखेंगे स्पर्मेटागोनियल कोशिका कहते हैं शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को। याद रखेंगे शुक्रजनक नलिका में पाए जाने वाले पोषक कोशिकाओं को स्पर्मेटागोनियल कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से बनता है, तो याद रखेंगे युग्मनज बनता है नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से। नर एवं मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? युग्मनज। नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है अंडाशय में अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? अंडाशय में अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंडोत्सर्जन। याद रखेंगे अंडाशय में अंडाणु के बाहर निकलने की क्रिया को अंडोत्सर्जन कहते हैं, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है अंडोत्सर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो LH के द्वारा। याद रखेंगे शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो LH के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? भ्रूण के अंतर कोशिका समूह में पाए जाने वाले विशेष प्रकार की कोशिकाएं क्या कहलाती है? तो स्टेम सेल। याद रखेंगे स्टेम सेल कहलाती है। तो यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अब हम लोग बढ़ रहे हैं चैप्टर 4 की ओर, क्योंकि आप लोगों को पहले ही मैंने बता दिया कि आज का क्लास हम लोग चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। तो चैप्टर 4 है जनन स्वास्थ्य से जितने भी प्रश्न बन रहे हैं, जितने भी वीवीआई प्रश्न बन रहे हैं, सभी का डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 2 चैप्टर से डिस्कशन कर रहे हैं। तो आप लोग को यह क्लास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि इस वर्ष अधिकतर बच्चों को तैयारी अच्छी से नहीं हो पाई है। इसलिए इस वीडियो सीरीज के माध्यम से मुझे विश्वास है कि उन लोगों को भी तैयारी करने में मदद मिलेगी और एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएंगे बायोलॉजी के ऑब्जेक्टिव में। इसलिए आप लोग जरूर दोस्तों पर शेयर करें जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं। तो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 से। कह रहा है बाबू चैप्टर 4 का क्वेश्चन 1, बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? बढ़ रही मानव भ्रूण का पहला संकेत क्या है? तो याद रखेंगे स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया कह रहा है। बढ़ रही मानव का भ्रूण है वह बढ़ रही है, उसका पहला संकेत क्या है? तो उसका पहला संकेत स्टेथोस्कोप द्वारा हृदय ध्वनि को सुनकर। उसको हम संकेत से जान सकते हैं कि मानव भ्रूण क्या हो रहा है? बढ़ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है सहेली क्या है? सहेली क्या है? तो याद रखेंगे सहेली नॉन स्टेरॉयडल गोली तथा मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है। याद रखेंगे सहेली क्या है? तो सहेली नॉन स्टेरॉयडल गोली तथा मानव मादा के लिए मुख्य गर्भ निरोधक है सहेली। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या अधिक होने से क्या होगी? जनसंख्या अधिक होने से क्या होगी? तो बाबू याद रखेंगे जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। जनसंख्या अधिक होने से प्रति व्यक्ति आयु कम हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है।
वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि है? तो याद रखेंगे अंतःगर्भाशय युक्तियां। वर्तमान समय में भारत में गर्भ निरोधक की सर्वाधिक मान्य विधि क्या है? तो अंतःगर्भाशय युक्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का मुख्य कारण क्या है? गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का प्रमुख कारण क्या है? तो याद रखेंगे इसका प्रमुख कारण ये सभी हैं। शुक्राणुओं की निषेचन क्षमता में कमी करता है, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणुओं की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होती है, शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आती है। तो इसलिए गर्भाशय में कॉपर टी के एक प्रभावी एवं अंतःगर्भाशय युक्ति होने का यह मुख्य कारण बनता है। तो कह सकते हैं ये सभी है जो मुख्य कारण है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। याद रखेंगे शुक्राणुओं के निषेचन की क्षमता में कमी होती है, गर्भाशय में कॉपर आयन मोचित होने के कारण शुक्राणु की भक्षकाणु क्रिया में वृद्धि होती है और शुक्राणु की गतिशीलता में कमी आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कॉपर टी रोकता है, कॉपर टी रोकता है। तो याद रखेंगे कॉपर टी अंड जनन को रोकता है। कॉपर टी किसको रोकता है? अंड जनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है परिवार नियोजन। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया तो 1951 में। याद रखेंगे परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? 1951 में। 1951 में परिवार नियोजन कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन जनन का अध्ययन कहलाता है। जनन का अध्ययन कहलाता है। तो याद रखेंगे जनन का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? डेमोग्राफी। जनन का अध्ययन डेमोग्राफी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है जनन नियंत्रण। जनन नियंत्रण की एक विधि है। तो याद रखेंगे जनन नियंत्रण की एक विधि IUDS है। जनन नियंत्रण की एक विधि IUDS है। नेक्स्ट क्वेश्चन जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है तो बंध्याकरण है जो जन्म नियंत्रण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन परखनली शिशु। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। परखनली शिशु के संबंध में सत्य है। तो याद रखेंगे परखनली शिशु के संबंध में सत्य यह है कि जननांगों से बाहर निषेचन तथा गर्भाशय में परिवर्धन। जननांगों से बाहर निषेचन होता है और गर्भाशय में परिवर्धन। परखनली शिशु के संबंध में यह सत्य कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है क्वेश्चन नंबर 12। पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? पुरुषों की नसबंदी को क्या कहते हैं? तो पुरुषों की नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। वेस्कोटोमी कहते हैं पुरुषों की नसबंदी को। इस क्लास का लक्ष्य यही है बाबू, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का डिस्कशन। आप लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कर सकते हैं इस क्विज रिवीजन सीरीज से। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों पर शेयर करें और जो भी स्टार आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहलाता है महिलाओं की नसबंदी को क्या कहेंगे? क्वेश्चन नंबर 13। महिलाओं की नसबंदी को कहते हैं। तो याद रखेंगे महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं और पुरुषों की नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं। आप लोग के सामने है, दोनों प्रश्न ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 पुरुषों की नसबंदी को वेस्कोटोमी कहते हैं और महिलाओं की नसबंदी को ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जनसंख्या पर निबंध लिखा गया किसके द्वारा? तो जनसंख्या पर निबंध लैमार्क के द्वारा लिखा गया। जनसंख्या पर निबंध लैमार्क के द्वारा लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है। प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण है तकनीक। याद रखेंगे प्रथम मानव जनसंख्या विस्फोट का कारण क्या है? तकनीक। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है बाबू प्रखनली शिशु एक तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर से इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रखनली शिशु एक तकनीकी है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। प्रखनली शिशु याद रखेंगे। प्रखनली शिशु कैसी तकनीक है? तो प्रखनली शिशु एक ऐसी तकनीक है जिसमें अंडाणु लेकर फिर इसे निषेचित कराकर रोपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम क्या होता है? तो याद रखेंगे जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आय, जमीन, खनिज पदार्थों में कमी होती है। जनसंख्या वृद्धि का दुष्परिणाम आय,
जमीन खनिज पदार्थों में कमी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है? मादा में मुख्य गर्भ निरोधक किससे रोकती है? तो याद रखेंगे, मादा में मुख्य गर्भ निरोधक योनि में शुक्राणु का प्रवेश को रोकती है। याद रखेंगे, योनि में शुक्राणु का प्रवेश को रोकती है गर्भ निरोधक। नेक्स्ट क्वेश्चन करता है गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन है। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन है तो अंडोत्सर्ग को रोकता है। गर्भ निरोधक पुटिका में प्रोजेस्टेरोन अंडोत्सर्ग को रोकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। आज हम लोग जो देख रहे हैं वह चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से देख रहे हैं। अभी जो चल रहा है हम लोग चैप्टर 4 से डिस्कशन करते हैं। कह रहा है RU486 दवा प्रयोग की जाती है तो गर्भपात कारक के रूप में। आपसे पूछा जाए RU486 दवा का प्रयोग किस में की जाती है? तो गर्भपात कारक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है। एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया है तो भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की। एमनिओसेंटेसिस एक प्रक्रिया कैसी है? तो भ्रूण में आनुवांशिक विकास ज्ञात करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीधे शुक्राणु की अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? सीधे शुक्राणु की अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। याद रखेंगे, अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण कहते हैं सीधे शुक्राणु की अंडाणु से सम्मिलित करने की क्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर से लास्ट क्वेश्चन है, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है? मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है? तो यह प्रश्न का उत्तर सही होगा जनसंख्या विस्फोटक। रखेंगे, मानव द्वारा कौन सी सबसे बड़ी कठिनाई का सामना किया जा रहा है? तो जनसंख्या विस्फोटक। तो आज हम लोग कम से कम समय में चैप्टर 3 और चैप्टर 4 से जितने भी प्रश्न बन रहे थे, जितने भी प्रश्न बन थे, सभी का डिस्कशन करें। और ध्यान देंगे, जितने भी प्रश्न आप लोग देख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और वीवीआई हैं। यह प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हैं, इसलिए आप लोग ध्यान से इस प्रश्न को देखें और सभी सीरीज को जरूर देखें। अगर देखने में दिक्कत होती है तो आप लोग ईयरफोन लगाकर कम से कम ध्यान से इस क्लास को सुने बाबू। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। सभी लोग वीडियो को लाइक कर दें और जो भी स्टूडेंट आज पहली बार इस क्लास से जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजा दें ताकि आप तक सभी क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। कल हम लोग चलेंगे वह चैप्टर 5 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे सभी का डिस्कशन करेंगे। इसी तरह से हम लोग सभी चैप्टर का परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले क्विक रिवीजन सीरीज करवा देंगे। तो धन्यवाद।